हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज हम लोग खोटा निबंध के छठी निबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, छठे निबंध को प्रेमचंद, इसका एक नाम क्या है? प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ता योगदान। ठीक है, मतलब प्रेमचंद का साहित्य समाज के विकास में क्या योगदान है उसके बारे में आज हम लोग इस निबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी, एक मिनट थोड़ा सा उसको ऊपर ले लेते हैं। हिंदी उर्दू साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा सन 1901 से 1936 तक के बीच में उदित हुआ। ठीक है, इसको हम कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम पढ़ते जाते हैं, कहीं कहीं समझाने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको समझाते जाएंगे, बाकी आप ध्यान से सुनते चले। ठीक है, तो क्या है, हिंदी और उर्दू साहित्य का में एक आकाश का जो एक ध्रुव तारा था वो सन 1901 से 1936 के बीच में उदित हुआ। मतलब उसी समय प्रेमचंद का ये योगदान शुरू हुआ। ठीक है, इस समय हिंदी साहित्य और समाज के लिए जो प्रकाश फैलाया वो साहित्यकार के नाम से था प्रेमचंद। ठीक है, और वो जो इस प्रकाश को फैलाने का काम किया वो उसका नाम था प्रेमचंद। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का नाम ना सिर्फ भारत में फैलाया बल्कि पूरे दुनिया में फैलाया। ठीक है, इन्होंने, प्रेमचंद ने क्या किया, हिंदी का जो नाम था वो सिर्फ भारत में नहीं फैलाया बल्कि पूरे दुनिया में फैलाया। ठीक है, अब जानते हैं इनका जन्म 1880 में बनारस के सामने एक लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब इनका जन्म 1880 में, ठीक है, 1880 में बनारस के सामने लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, इनका असली नाम धनपत राय था। ठीक है, इनका असली नाम धनपत राय, किंतु इन्होंने प्रेमचंद के नाम से साहित्य सृजन किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है प्रेमचंद के नाम से साहित्य का सृजन किया। ठीक है, 56 वर्षों के जीवन में इन्होंने 30 वर्ष तक साहित्य सृजन किया। ठीक है, 56 वर्ष की कुल इनकी आयु है, उसमें से 30 वर्ष जो है वो इन्होंने साहित्य के सृजन में लगा दिया। ठीक है, लगभग दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखे और 300 से अधिक कहानियाँ लगभग। ठीक है, तो इन्होंने है मतलब दर्जन भर, मतलब 12 से भी अधिक उपन्यास लिखे और 300 से भी अधिक कहानी लिखे ये। ठीक है, उसके बाद 1930 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तब उन्होंने कहा था, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये जो थे मतलब 1930 में भारतीय प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, और उस समय इन्होंने कहा था कि हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिलमानी जादू बाधा करते हैं। ठीक है, कहानी कहानी है, जीवन जीवन है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कहानी को जीवन से जोड़ करके मतलब अपना शुरू कर देते हैं लिखना। ठीक है, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी और दोनों क्या है, मतलब परस्पर वस्तुएं एक दूसरे का विपरीत, जीवन और मतलब जो कहानी है वो दोनों को एक दूसरे का विपरीत समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद के साहित्य को 3 कालखंडों में इस प्रकार देखा जा सकता है कि प्रारंभिक काल यानी कि और एक गाथा। ठीक है, इसको काल है मतलब 1907 से लेके 1920 तक। इसमें प्रमुख रचना क्या है, बड़े घर की बेटी, सौत और पंच परमेश्वर। ठीक है, ये मतलब प्रारंभिक काल में वो लिखे थे ये सबको, और फिर और लिखे हैं नमक का दारोगा, रानी सारंधा, मर्यादा की बेटी, और सेवा सदन और प्रेमाश्रय। ठीक है, तो ये सब जो है वो अपने प्रारंभिक काल में, मतलब प्रेमचंद के साहित्य को जो लिखने का ये है टाइम पीरियड, उसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला को प्रारंभिक पीरियड में, और प्रारंभिक पीरियड में देख लीजिएगा बड़े घर की बेटी और सौत और पंच परमेश्वर, उसके बाद नमक का दारोगा, रानी सारंधा, मर्यादा की बेटी। ठीक है, सेवा सदन और प्रेमाश्रय को लिखा था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आता है बात मध्यकाल का। ठीक है, तो मध्यकाल में आने की इसको खोटा में माझा मांझी काल बोला जाता है। ठीक है, इसका जो ये टाइम पीरियड था 1920 से लेके 1930 तक। ठीक है, इसमें प्रमुख रचना उन्होंने कौन कौन से किए, समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सवा शेर गेहूँ, रंगभूमि और गबन। तो ये जो रचना हुआ था उनका एक काल विभाजन किया गया, एक प्रारंभिक काल। प्रेमचंद जितने भी साहित्य लिखे उसमें उसका सब विभाजन किया गया कि एक प्रारंभिक काल,
एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल होगा, ठीक है। तो इसमें से मतलब जो मध्यकाल में लिखा गया वो ये सब रचना है, ठीक है। समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सवा शेर गेहूं, रंगभूमि और गबन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मतलब काल को डिवाइड किया गया और उस काल में कौन कौन सी रचना हुई इसको दिखाया गया है, ठीक है। इस दौर में क्या है, इस दौर में इनकी रचनाओं में कर्मवादी सिद्धांत और गांधी का अहिंसावाद दिखता है, ठीक है। और इस काल में जो भी रचनाएं हुई है प्रेमचंद के द्वारा, उसमें कर्मवादी सिद्धांत और गांधी का अहिंसावाद दिखता है, ठीक है। देखिए उसके बाद तीसरा जो आया था परवर्ती काल, पुथना यानी कि इसको आधुनिक उनका काल मिलेंगे। इस काल में प्रमुख रचना कौन कौन सी है, पूस की रात, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, ठीक है। ये उनके मतलब परवर्ती काल में यानी पुथना काल में लिखा गया रचना है, ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद की रचना जो आरंभिक समय में लिखा गया सोजे वतन था, ठीक है। इस किताब में अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। प्रेमचंद का रचना जो आरंभिक समय में लिखा गया था वो सोजे वतन लिखे थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था, उसे प्रकाशित नहीं करने दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमीरपुर यूपी के अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था खैर मनाओ कि मुगल काल में मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट लिया जाता, ठीक है। उस समय के जो अंग्रेज कलेक्टर थे जब ये किताब लिखे थे तो उस समय इनको बोला गया था कि खैर मनाओ कि मतलब मुगल सल्तनत में नहीं होने तो हाथ काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोवियत रूस की क्रांति 1917-18 का प्रभाव प्रेमचंद पर भी पड़ा, जिसका उदाहरण उनके द्वारा लिखित उस काल की रचना प्रेमाश्रय जो 1918-19 के बीच लिखा गया उपन्यास था, ठीक है। अब सोवियत संघ में जो रूस की क्रांति हुई थी उसमें 1917-18 के बीच में है, उसका प्रभाव प्रेमचंद के लिखाव मतलब जो लिखे थे उपन्यास उसमें भी देखने को मिला था, ठीक है। ये रचना पूरी तरह समाजवाद को दिखाता था, ठीक है। ये रचना जो लिखे थे प्रेमाश्रय जो 1918 बीच के में लिखा गया था 18-19 के बीच में, तो उसमें मतलब समाजवाद को दिखाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे ये निबंध थोड़ा सा लंबा है इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद की रचना रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने अपने उपन्यास के नायक महेंद्र से ये बात बुलवाया है कि मैं उस समय तक समाजवादियों का साथ नहीं दूंगा जब तक कि मैं ये निश्चित ना कर लूं कि मैं अपनी संपत्ति त्याग चुका हूं, ठीक है। मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना चाहता हूं, ठीक है। मतलब प्रेमचंद की एक रचना है रंगभूमि, उसमें एक कैरेक्टर है महेंद्र, उनसे ये बुलवाया है मतलब बुलवाए के वो लिखे हैं तो वो वही महेंद्र के बात मुंह से मतलब बुलवाए हैं कि मैं उस समय तक समाजवादियों का साथ नहीं दूंगा जब तक कि मैं ये निश्चित ना कर लूं कि मैं अपने संपत्ति का त्याग कर चुका हूं, ठीक है। मैं वचन से साम्यवाद या का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना, मतलब वचन से तो साथ दे रहे हैं लेकिन कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये चीज़ को मतलब रंगभूमि में दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद आगे प्रेमचंद की कहानी मुक्ति मार्ग का किसान के खेत में लहलाता खेती को देख के नाचता है, ठीक है। प्रेमचंद की एक कहानी है वो मुक्ति मार्ग है जिसमें कि किसान जो है वो खेत को देख करके नाचता है, लेकिन पूस की रात का किसान हल्कू जब नील गायों द्वारा अपनी खेती को खाता हुआ और उजड़ता हुआ देखता है तो खुश होता है क्योंकि वो कहता है कि रात की ठंडक में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। देखिए इनका मतलब दो रचना है, देखिए दोनों में क्या है, मुक्ति मार्ग में अपना किसान जो है वो फसल को देख करके मतलब नाचता है, उसके आनंदित होता है, ठीक है। लेकिन वही पूस की रात जो लिखे हैं उसमें क्या है कि अपना फसल को उजड़ता हुआ देख करके वो खुशी मनाता है क्योंकि काफ़ी रात के ठंड में उसको पूस की रात जो पढ़ेंगे उन लोग को याद भी होगा, मतलब पढ़ना नहीं है वो बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग को सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है। तो वहाँ पे पूस की रात में बताया गया था कि हरखू नाम का एक किसान था, उसको मतलब खेत को रखवाली करने के लिए रात के ठंड में मतलब और एक फटा हुआ कंबल ले करके ही मतलब रात भर गुजारना पड़ता था ठिठुर ठिठुर के, ठीक है।
तो वो सोचता है कि ठीक है फसल उजड़ जाएगा तो हमको यहाँ रात गुजारना नहीं पड़ेगा इतना ठंड में, ठीक है। ये मेन कहानी था। बाकी तो कहानी पढ़िएगा तो बहुत बड़ा लंबा थोड़ा कहानी, ठीक है। उसके बाद आगे प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान सामंतवाद, जमींदारी की समाप्ति और पूंजीवाद का शुरुआत को बताता है, ठीक है। और प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, जिसमें क्या है कि सामंतवाद यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्ति को बता रहे हैं और पूंजीवाद का शुरुआत को बताया गया है, ठीक है। प्रेमचंद का मंगलसूत्र उपन्यास में कहा गया है कि दरिंदों के खिलाफ उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता है, ठीक है, देवता नहीं बनना है, ठीक है। मतलब मंगलसूत्र उपन्यास में फिर दिखाया गया क्या चीज़ कि दरिंदों के खिलाफ उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाना चाहिए, ठीक है। ये मतलब उसमें उनके पंजों का शिकार मतलब नहीं बनना है, ऐसा मतलब उसमें दिखाया गया मंगलसूत्र में, ठीक है, मंगलसूत्र उपन्यास में, ठीक है। तो आगे फिर और क्या लिखते हैं इस निबंध में कि इस प्रकार प्रेमचंद जीवन भर मानवता, न्यास, हृदय परिवर्तन जैसी बातों को बोलने वाले अंतिम समय में काफ़ी बदल गए, ठीक है। और जो इस तरीके का जो बात बोलते थे उस जो है वही आदमी जब अंतिम दौर में पहुँचे, मतलब लिखने के अंतिम दौर में, साहित्य के अंतिम दौर में जब लिखने के पहुँचे तो उनके वचन जो थे वो बदल गए, ठीक है। अब उनके कहानियों के पात्र बगावत करने लगे थे, ठीक है। अब ये पात्र ईश्वर भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं रखते थे। मंगलसूत्र उपन्यास का नायक देव कुमार एक बार कहता है कि यहाँ देवता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग्य, ईश्वर और भक्ति मिथ्याएं झूठा फैलाकर इस समिति को अमर बनाया है, ठीक है। इस तरीके का बात मतलब जब उनके लास्ट स्टेज में पहुँचे प्रेमचंद तो उसकी भाव इस तरीके से मतलब उनकी कहानियों का भाव होने लगा था, ठीक है। उसके बाद आगे फिर अपनी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक था महाजनी सभ्यता, ठीक है। अपनी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले तक मतलब वो लिखते ही रहे थे, सोचिए, और उस समय लिखे थे महाजनी सभ्यता। इसमें उन्होंने कहा था कि अब एक नया सभ्यता का सूरज एकदम पश्चिम में उग रहा है, जिसके धूप में ये महाजनवाद और पूंजीवाद का पेड़ जल जाएगा। उसमें ये लिखे थे वो कि अब मतलब जो है एक नया सभ्यता का सूरज जो है एकदम पश्चिम में उग रहा है, जिसके धूप में मतलब क्या होगा, महाजनवाद और पूंजीवाद का जो पेड़ लगा हुआ है वो जलकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब निबंध था प्रेमचंद का साहित्य के में क्या योगदान था उसके बारे में, ठीक है। एक शॉर्ट निबंध था, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर दिए इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। इसी को डिटेल बहुत ज़्यादा करते तो काफ़ी लंबा होने वाला था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन से मतलब रखना हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, केवल इतना ही आएगा कि प्रेमचंद के साहित्य जो योगदान है वो कौन सा किताब का है, इसके लेखक कौन है, बस। उसमें ज़्यादा एक उपन्यास जो है लिखे, ये कहानी वगैरह लिखे हैं, जो भी साहित्य में लिखे हैं वो पूछा जाएगा कि इनको लेखक कौन है। तो उतना डिटेल क्यों करते रहें इसमें, ठीक है। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो को देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो को लंबा खींचने से अच्छा 2-3 बार देख लीजिए उसी को, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।